टैक्स से जुड़े हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राव और आज हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब, जो हमारे साथ स्टूडियो में हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में और कई सारे आप टिप्स लेकर आए हैं जो हमारे दर्शक अनजान हैं, तो नए नए टिप्स आप बताइएगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। जी हाँ, कुछ नए, कुछ पुराने की दोबारा याद दिलाएंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगले आधे घंटे तक कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके घर में मिल गया बेहिसाबी कैश, जिसका कोई हिसाब किताब आपके पास नहीं है, तो सिर्फ टैक्स दे के आप नहीं बच सकते हैं। हो सकता है जब्ती का भी खतरा मंडरा रहा हो और बेनामी जांच का भी खतरा मंडरा जाए। तो ऐसे में क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, इस पे चर्चा करेंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि एचयूएफ में टैक्स की प्लानिंग कब फायदेमंद है और कब भारी पड़ सकती है। और इन सब के अलावा इन दिनों एक रियल एस्टेट टोकन चला है, बड़ी प्रचलित हो रखा है। अगर आपने वो रियल एस्टेट का टोकन लिया है तो आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि उस पर टैक्स के नियम आसान नहीं है, कुछ अलग तरीके के टैक्स के नियम लगते हैं। क्या है वो भी बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहला मामला वो है कैश को लेकर के। अक्सर अखबारों में खबरें आती हैं, कई बार वीडियोज़ आता है। आजकल तो लोग घर में जाते हैं, जांच एजेंसियां पकड़ने के लिए, छापे मारने के लिए, तो वीडियो बना लेती हैं। और सबसे ज़्यादा आकर्षक वीडियो होता है जब देखते हैं कि भारी भरकम कैश मिला है, कहीं ब्रीफकेस से मिला है, कहीं अलमीरा मिला है, कहीं ऐसी ऐसी जगह छुपा लेते हैं जहाँ पर किसी को अंदाज़ा नहीं होता है। तो ये जो कैश मिलता है, तो कैश का जवाब आपको देना क्या होगा? क्या आप ये कह सकते हैं कि हमारा कैश है क्या, या फिर आप इसका स्रोत बता सकते हैं क्या? अगर नहीं बता पाते हैं तो कितना भारी पड़ेगा, ये समझेंगे शरद कोहली साहब से। कोहली साहब, मैं तो पिछले दिनों मुझे लगता है पिछले हफ्ते ही अखबार पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि शायद पश्चिम बंगाल की कहीं कहानी थी, वहाँ गोबर में कैश रख रखा था लोगों ने। तो ऐसी ऐसी कहानियाँ होती हैं। तो कैश मान ली निकल जाए, जांच एजेंसी को पकड़ में आ जाए, तो क्या हो सकता है? देखिए लक्ष्मण, ये पहली बात तो ये मात्र एक खबर नहीं है, क्योंकि हमारे टैक्स गुरु के दर्शक, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा है जिसके घर पर इतना कैश मिले। मैं पहले ये डिस्क्लेमर देना चाहता था सबकी तरफ से, अपनी तरफ से। पर होता क्या है, कई दफे आपका कोई रिश्तेदार, कोई जानकार कहीं बाहर जा रहा है, ये लो मेरे 20 लाख पड़े हैं, ये घर में रख लो। तो भाई हम जा रहे हैं, हम सेफ नहीं महसूस करते। कोई भी हो सकता है, आप कभी अनजाने में इस मुसीबत में फंस सकते हो अगर वो कैश आपके घर मिल जाता है। तो 1 अप्रैल 2026 से पहले जो नियम थे लक्ष्मण, उसमें अगर कैश आपके यहाँ मिलता था तो उस पर 78% टैक्स लगता था। ठीक है। 60% टैक्स, 25% 60% पे सरचार्ज। वो बेनामी वाले नियम कहता है? नहीं, ये बेनामी नहीं, ये मैं इनकम टैक्स वाले में। तो 60 और 15, 25% उस पर हो गया 75, और उस पर सेस वगैरह लग के 78%। 1 अप्रैल 2026 से इसको घटा के आधा कर दिया गया। अच्छा। यानी 78 से ये आ गया 39%। ठीक है। अब ऐसा हुआ, लोगों को लगा कि भाई अब कैश रखना जो है कम भारी पड़ेगा। पर मैं यहां पर 2 एक्ट्स के नाम लेना चाहता हूं। एक के बारे में तो सुना होगा, एक के बारे में शायद लोगों ने नहीं सुना हो। एक एक्ट है सेफमा, स्मगलिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट 1976। शायद आपने भी इसके बारे में कम सुना हो। ये एक्ट सरकार को पावर देता है कि अगर स्मगलिंग के दौरान या फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेशन के दौरान आपके यहां कोई एसेट मिल जाता है तो उसको कॉन्फिस्केट कर लिया जाता है, यानी कि जब्त कर लिया जाता है। तो इसके एपेलेट ट्राइब्यूनल में एक केस गया, उसमें किसी के घर कैश मिला। अब कैश में तो जो टैक्स लगना था आयकर में वो लगा, पर क्या अपील ये की गई कि भाई टैक्स दे दिया तो हमारी जान छूट जानी चाहिए, परंतु सेफमा के अंदर आपका वो तब भी पूरा का पूरा कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट 1988 जो है उसको लागू करके और पूरा का पूरा कैश जब्त कर लिया जाए। तो कोई अगर इस अंदेशे में है कि कैश मिला है तो मैं 39%, अब जो नए कानून है उसको देख के भाई मैं तो बाकी का जो 61% है वो छूट जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप बेनामी अगर घर पे कैश मिला है, अमूमन जवाब क्या होता है लक्ष्मण, कि भाई हमारा नहीं, वो पता नहीं कोई रख गया है यहाँ पर, किसी ने रखवाया। 99% यही जवाब होता है। वो ये तो कहता नहीं मेरा पड़ा है तो फिर तो आ बैल मुझे मारे, पर वो ज्यादा आ बैल मुझे मारे। अगर आप कह रहे हैं किसी और का है, तो सेफमा और प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर, यानी कि आप 39% तो देंगे। हालांकि मैं ये कहना चाहूंगा 39% की वो पेनल्टी भी लगती है, पर चलिए मैं 39% मान लेता हूं। तो आप सेफमा की इस रूलिंग के अंतर्गत, जो नई अभी हाल में रूलिंग है एपेलेट ट्राइब्यूनल की, और बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर इसको बेनामी प्रॉपर्टी मान के 1 से 7 साल तक की लक्ष्मण रिगरस इम्प्रिजनमेंट का भी इसमें प्रावधान है। नहीं, तो ये बताइए मुझे कि किसी के घर में कैश मिला, तो मान लिया 10 लाख एज्यूम करके चलते हैं, 10 लाख रुपए कैश मिला, और उस पर वो टैक्स लगा देंगे?
ओ, नए कानून के मैं तहत। आपको एक मजेदार बात बताता हूं आपके सवाल से। एक हाइपोथेटिकल केस हमने लिया। किसी ने बहुत पहले, कहते हैं हाइपोथेटिकल सच है कि नहीं, किसी ने ना चोरी की रिटर्न फाइल करी। अच्छा। मतलब मैंने इतना चोरी किया, उसमें मैंने रस्सी के लिए पैसे खर्च किए, एक दो कट्टा वट्टा भी लिया और 2 डंडे लिए, बाकायदा उसका प्रॉफिट एंड लॉस बना के फाइल किया। और आयकर अधिनियम यह कहता है कि आपको इनकम डिक्लेयर करनी चाहिए, परंतु जिस कानून के अंदर वो अपराध है उससे आप बच नहीं सकते हैं। तो यही यहां पर थ्योरी अप्लाई हो रही है। अच्छा। कि आपका वो कैश, ये नहीं कि आप 39% टैक्स दे के आपकी जान छूट जाएगी, पूरा का पूरा कैश आपका जब्त हो सकता है और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। ये मैं इसमें बताना चाह रहा था कि खाली आयकर अधिनियम के इसको हम दायरे से देखें तो वो भी, हालांकि वो भी काफी हो जाता है लक्ष्मण, पेनल्टी लगा के वो बहुत ज्यादा हो सकता है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि मान लिया कैश आपने कैश पे टैक्स ले ही लिया, तो फिर उस कैश को जब्त कर लेंगे तो फिर मतलब क्या बनता था? नहीं, वो जब्त आयकर अधिनियम के अंतर्गत नहीं होता। तो हम टैक्स ही नहीं देंगे, तब तो आप रख लीजिए हमारा कैश, खत्म। हाँ, तो रख लीजिए, तो ये पूरा का पूरा आपका चला गया, तो आपके कानूनी कार्रवाई जो जेल की होगी उसका क्या होगा लक्ष्मण? कैश तो चला गया, पर मैंने आपको बताया कि बेनामी प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत 1 से 7 साल तक की रिगरस इम्प्रिजनमेंट। अच्छा, ये बताइए, डरा तो दिया हम लोगों ने काफी ज्यादा अपने लोगों को, क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सावधानी बरतनी चाहिए। पहली बात तो 2 लाख से ज्यादा आपके पास कैश नहीं होना चाहिए। और अगर कोई आपका रिश्तेदार, दोस्त ये कह के जाता है कि भाई मेरा ये कैश रख लीजिए, मैं कहीं बाहर जा रहा हूं, नहीं भी जा रहा हूं, मुझे सेफ नहीं महसूस हो रहा, तो हाथ जोड़ के उसको कहिए कि साहब, हमने लक्ष्मण का टैक्स गुरु का एक शो देखा था और उस शो में लक्ष्मण जी ने कहा था कि ये काम नहीं करना है, तो हम क्षमा मांगते हुए कैश आपका नहीं रखते। बिल्कुल, इस वीडियो को निकाल कर रख लीजिएगा अपने मोबाइल पे। और हालांकि कोई समझदार व्यक्ति अब इतना कैश रखता नहीं है घर में। लक्ष्मण, जमीनी हकीकत जब आप लोगों तक जाएंगे, कई दफे प्रैक्टिकल कन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस, यारी दोस्ती, नजदीकी, ये वो बहुत सारी बातें इसमें बीच में आती हैं। मैं ज्यादा इस पर कॉमेंट नहीं करना चाहता, आपको अधिकार है, आप कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि ये काम किसी को नहीं करना चाहिए। तो ये बिल्कुल ख्याल रखिएगा, जब भी कैश आपके पास आ रहा हो कि कोई रखने के लिए दे रहा हो, या फिर कोई प्रॉपर्टी के लेन देन में कोई कह रहा हो कि कैश ले लो जी आप, हम ये व्हाइट में नहीं देना चाहते। अक्सर होता है, प्रॉपर्टी में अक्सर होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो कि आपको बहुत फंसाने वाली चीज़ होती है। इस बीच कई सारे फोन कॉल्स आ चुके हैं। नई दिल्ली चलते हैं, जहाँ से अनिल कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अनिल जी नमस्ते। लक्ष्मण जी, आपको और सदर कॉलेज जी को नमस्कार, और कार्यक्रम में मेरे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, बहुत बहुत नमस्कार। बताएं। मेरा सवाल ये है कि मेरे पास तकरीबन 1 लाख रुपए के आसपास के इन्वेस्टमेंट के शेयर थे, जो इस वित्त वर्ष में 25-26 में मैंने बाईबैक के अंदर सरेंडर किए थे। तो वहां से तकरीबन 8 लाख रुपए करीब बाईबैक के अमाउंट मिले 3-4 अलग अलग कंपनियों से। अब मेरे AIS के अंदर ये डिविडेंड में भी दिखा रहा है और कैपिटल गेन में भी दिखा रहा है, ऑफ मार्केट सेल के अंदर। तो डिविडेंड में तो मैं इसको दिखा दूंगा इस साल के अंदर 26-27 के असेसमेंट ईयर में, लेकिन जो कैपिटल गेन है उसमें भी मुझे दिखाना पड़ेगा या लॉस क्लेम करना पड़ेगा? कैसे इसका मतलब समाधान होगा? जी हाँ अनिल जी, जो 31 मार्च 2026 तक जो नियम था उसके अनुसार वो ठीक दिखा रहा है। बिल्कुल आपने ठीक पकड़ा, ये पहले डिविडेंड के अंदर दिखाया जाएगा, और अगर कैपिटल लॉस आप उसको क्लेम बनता है वो, तो कैपिटल लॉस भी आप जो बेसिक अमाउंट है उसका कैपिटल लॉस करेंगे, और जो बायबैक का अमाउंट आया है वो डिविडेंड के अंतर्गत आएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं अनिल जी, अगर अगले साल यानी कि 1 अप्रैल 26 के बाद आप ये करते हैं, तो अब ये सारा का सारा कैपिटल गेन में जाएगा। जो नए प्रावधान आए हैं, आप आई एम श्योर आपको पता होगा इस बात का। तो पिछली बार वो दिखा रहा है, वो ठीक दिखा रहा है। आप डिविडेंड में दिखाइए जो आपको बायबैक आया है, और कैपिटल लॉस में जो आपको बेसिक अमाउंट आप कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं वो बिल्कुल दिखाया जाएगा। अनिल जी, कोई कंफ्यूजन? हाँ सर, इसमें जो कैपिटल लॉस में जो हमारी परचेजिंग अमाउंट थी और जो 2018 का ग्रैंड फादरिंग वाला रेट था, दोनों उसके अंदर डाल के, और सेल अमाउंट 1 रुपए डाल दें नोशनल दिखाने के लिए, और दूसरा AIS में फीडबैक में दे दें कि भाई ये अमाउंट हमारी कैपिटल गेन नहीं है। जी हाँ बिल्कुल अनिल जी, बड़ा दुरुस्त, कमाल है। देखिए लक्ष्मण, अनिल जी ने बहुत दुरुस्त अपना खुद ही एक जवाब बनाया। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, आप ठीक ट्रैक पर हैं। इसको आप 1 रुपया एक सैंपल के तौर पर दिखा सकते हैं और उसको कैपिटल लॉस ले सकते हैं। चलिए, तो मुझे लगता है सारी उलझन दूर हो गई। हालांकि खुद आप काफी रिसर्च करके आए। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया रिसर्च। हमारे दर्शक लोग काफी ज्यादा एजुकेटेड हो गए। हाँ, काफी अवेयर हो चुके हैं दर्शक लोग। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। आगे चलकर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप संपर्क करिएगा tax@moneycontrol.com पे। और इस बीच एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल आया है कोहली साहब, भूषण वोरा जी का। ये दरअसल एक टोकनाइज्ड रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म है, उसमें निवेश करने की सोच रहे हैं। अब इनका कहना है कि टोकनाइज्ड रियल एस्टेट को क्या वर्चुअल डिजिटल एसेट माना जाएगा का? तो क्या कोई ऐसा टोकन सिस्टम है क्या इसका? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टार्टअप है बेंगलुरु का। उसने ये टोकन्स निकाले हैं जिसको हम रियल एस्टेट टोकन्स कहते हैं। आज तक आपने टोकन्स
क्रिप्टो करेंसी वगैरह के सुने होंगे। ये टोकन इन्होंने, मैं नाम नहीं लेता कि हम उसको, तो उन्होंने जब टोकन लिए तो टोकन लेके बेचे, तो इसमें दो तरीके की इनकम होती है लक्ष्मण। एक तो टोकन की कीमत बढ़ती है, दूसरा इसमें कई दफे वो किराया भी देते हैं। मान लीजिए उस रियल एस्टेट को, ये छोटे पैसे लोगों से जोड़ के अच्छा, और रियल एस्टेट लेते हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे रीट का कॉन्सेप्ट, रीट थोड़ा अलग होता है। तो वो टोकन भूषण जी को मैं बताना चाहूंगा, वो वीडीए कैटेगरी में आएगा, यानी वर्चुअल डिजिटल एसेट। आपको पता होगा बजट में हमने डिस्कस किया था, उस पे 30% सीधा टैक्स है। और मैं ये भी बता दूं भूषण जी को कि इसमें आप कैपिटल लॉस क्लेम नहीं कर सकते, यानी कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वगैरह इसमें लेस नहीं होगी, सीधा 30% देना पड़ेगा। हाँ, अगर उस टोकन पे लक्ष्मण रेंटल आता है, क्योंकि वो रियल एस्टेट के हैं, हो सकता है किराए पे चढ़ाई हो प्रॉपर्टी, वो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में दिखाएंगे। उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में दिखाने का अभी तक कोई प्रावधान नहीं है। मतलब टोकन से जो भी आमदनी हो इसको दो हिस्से में बांट लीजिए, एक रेंटल और दूसरा टोकन का वैल्यू। हाँ, वो ईयर मार्क्ड होती है। हाँ, तो वो टोकन का वैल्यू जो होगा वो वर्चुअल डिजिटल एसेट के तौर पे माना, वीडियो के तौर पे माना जाएगा, और रेंटल जो होगा आपका दूसरे इनकम के तौर पे माना जाएगा। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कही कि आप किसी लॉस के अगेंस्ट इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते, और ना तो इसमें लॉस होगा तो उसको किसी के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकते। जी, ये वीडीए का रूल है। अच्छा, वीडियो क्योंकि हुआ क्या लक्ष्मण, बहुत सारे लोग कहते थे भाई क्रिप्टो करेंसी भारत में लीगल नहीं है, तो इलीगल भी नहीं है, तो इसको भारत सरकार ने वीडीए की कैटेगरी बना दिया था। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं आपके, आप इसको, ऐसे और भी एसेट्स होते हैं नहीं, तो इसमें जो वीडीए में जो हमें टोकन की कीमत बढ़ी उससे जो आमदनी हुई वो वीडियो वो पूरा 30%। वो, लेकिन जो हम रेंटल वैल्यू जो हमें आ रहा है उसका कहीं ऑफसेट या फिर उसका कहीं हम नहीं, वो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस मिलेंगे, वो तो वैसे ही सेट ऑफ नहीं होता, वो वैसे ही सेट ऑफ नहीं होता है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं भूषण जी आपके सवालों का जवाब यहाँ पे मिल गया होगा। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट, बहुत नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन हो सकता है कि, लेकिन इसको वीडियो के पीछे डालने, वीडियो के तहत डालने के क्योंकि ये टोकनाइज्ड प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी देखिए, एक हमने, आपको याद होगा कुछ समय पहले रीट और इनविट डिस्कस किया था, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। वो जो है वो तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज, ये एक स्टार्टअप है, और उसमें रियल एस्टेट को इन्होंने क्या किया, मान लीजिए 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो उन्होंने 20,000 लोगों से थोड़ा पैसे लेके और उसके टोकन्स दे दिए। आप समझ रहे हैं, आप जो टोकन होल्डर है, आप प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन का फायदा उठा सकते हैं। आप प्रॉपर्टी का कोई रेंटल आ रहा है, वो रेंटल भी आपको आ सकता है, वही उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाता है सबको। तो 2 प्रकार की इनकम है, दोनों का मैंने टैक्सेबिलिटी क्या रहेगी वो बता दी। चलिए, तो अगर आप में से कोई भी सोच रहे हैं तो इस टैक्स की जो देनदारी है, टैक्स का हिसाब किताब, इसका भी ख्याल रखेगा, सिर्फ उसके प्रॉफिट पे मत जाइएगा, क्योंकि ये देखना होगा आपके लिए कितना फायदेमंद होता है। कई सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल। कई लोग पूछते हैं कि एचयूएफ, उसके तहत अगर टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं तो हमेशा फायदा होगा, जरूरी नहीं है, कई बार नुकसान भी हो सकता है। आखिर कैसे, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।